बिहार में किसकी बहार आप देख रहे हैं, और बहार देखना बाकी है क्योंकि चुनाव का वक्त है, इसलिए हर तरफ चिंताएं नजर आ रही हैं। बहार चुनाव के परिणाम के बाद होगा। आप देख रहे हैं अपना बुलेटिन अपना बिहार, और हम आपको आज ले चलेंगे उस सियासी गलियारे में और खबर की टोह लेने की कोशिश करेंगे जिस पर सबकी नजर है। सवाल यह है कि क्या चिराग अलग राह पर जाने के लिए तैयार हैं, ये हम आज दिखाने वाले हैं। चलिए सवालों के घेरे में चिराग, और बुलेटिन की शुरुआत आज इसी सबसे बड़ी खबर से करते हैं। सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है, बिहार में एनडीए का गठबंधन टूट सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार में टूट सकता है एनडीए गठबंधन। जो खबर आ रही है, एलजेपी अलग लड़ने की घोषणा कर सकती है। एनडीए में टूट की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अलग लड़ने पर ऐलान हो सकता है एलजेपी की तरफ से। 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान संभव है। 56 सीटों की सूची आज जारी हो सकती है एलजेपी की तरफ से। और आज दिल्ली में एलजेपी संसदीय दल की बैठक है और इसमें रायशुमारी होगी, विचार होगा, और एलजेपी 56 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी से एलजेपी की अब तक बात नहीं बन पाई है। तो विधानसभा चुनाव में खास नहीं रहा प्रदर्शन। एलजेपी के असर की अगर हम बात करें तो एक खास परिवार की पार्टी होने का एक ठप्पा भी लगा हुआ है एलजेपी के ऊपर। इसके अलावा जाति की सियासत से जनाधार का विस्तार नहीं होता, यह भी एलजेपी को समझना होगा। इधर 5 से 8% के वोट एनडीए के परिणाम पर असर डाल सकते हैं। तो अपने दम पर एलजेपी कोई बड़ी बात तो नहीं कर सकती, और कई बार मुलाकात हुई। हम आपको बताएं कि चिराग पासवान और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से 5 बार मिल चुके हैं। खबर यह है कि बीजेपी एलजेपी को 15 सीटें देना चाहती है, वहीं एलजेपी 42 सीटों की डिमांड कर रही है। और ऐसी स्थिति में अगर एनडीए का गठबंधन टूटता है तो एलजेपी बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। साथ ही एलजेपी चुनाव में एलजेपी बीजेपी गठबंधन के तौर पर मोदी, रामविलास और चिराग के नाम पर लड़ेगी। पासवान केंद्र में मंत्री भी बने रहेंगे। वहीं जेडीयू के खिलाफ एलजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो एलजेपी के प्रदर्शन को समझना जरूरी है, उसकी ताकत को समझने के लिए। अब तक लोकसभा का 4 चुनाव हो चुका। लोक जनशक्ति पार्टी लड़ चुकी है इस चुनाव को। 2004 में आरजेडी के साथ समझौता कर 8 सीटों पर लड़ी, 4 पर उसे जीत मिली। और जो समीकरण कहते हैं कि कुल जो वोट परसेंट है वो 8.2% का वोट मिला एलजेपी को। 2009 में यूपीए के साथ समझौता कर एलजेपी 12 सीटों पर लड़ी, पार्टी का खाता नहीं खुला, वोट शेयर भी गिरकर 6.5% पर पहुंच गया। 2014 में एलजेपी एनडीए का हिस्सा बनी, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी, 7 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए जिसमें 6 जीत गए, 6.5% वोट भी मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी साथ लड़ी। एलजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा, 6 सीटों पर लड़ी और सभी 6 सीटें जीत गई। वोट शेयर भी बढ़कर 8% पहुंच गया। विधानसभा में भी एलजेपी के प्रदर्शन पर जरा गौर फरमाइए। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी 178 सीटों पर लड़ी, 29 पर जीत मिली, 11.1% वोट शेयर भी रहा। और यह एलजेपी का अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। अक्टूबर 2005 में एलजेपी 203 सीटों पर लड़ी, लेकिन सिर्फ 10 ही जीत पाई। हालांकि वोट शेयर बढ़कर 12.6% हो गया। साल 2010 में एलजेपी 75 सीटों पर लड़ी, लेकिन सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली, और वोट का जो शेयर था वो 6.7% रहा। 2015 के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर एलजेपी लड़ी और बीजेपी ने तब 42 सीटें एलजेपी को दी, लेकिन सिर्फ 2 सीट पर ही जीत मिली। वोट शेयर गिर गया और 4.8 पर आकर ठिठक गया। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि एलजेपी के एनडीए से अलग होने का किस पर क्या असर पड़ेगा। तो एलजेपी का बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बेहतर प्रदर्शन फरवरी 2015 के विधानसभा चुनाव में रहा, जब वो 29 सीटें जीती थी। अब अकेले लड़ने के बाद उसके पास अपने बूते सीटें बढ़ाने का मौका होगा और साबित भी करना होगा कि अपने दम पर वो सीटें निकाल सकती है। वहीं एलजेपी के अलग होने का असर जेडीयू पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि एलजेपी के कैडर का वोट साथ लड़ने पर जेडीयू को मिल सकता था, जो अब नहीं मिलेगा।
बीजेपी पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि एलजेपी ने यह संकेत दिया है कि वो उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। कुल मिलाकर एनडीए से अलग होने का सबसे ज्यादा जेडीयू पर ही असर पड़ता दिख रहा है। और अमितेश और दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश दिल्ली से मौजूद हैं, दिवाकर पटना से मौजूद हैं। अमितेश, जो खबर आ रही है आज रुख स्पष्ट होगा, तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, आज शाम 5 बजे एलजेपी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। इस बैठक में इस बात पर फैसला हो जाएगा कि हम एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एलजेपी चाहती है, पहले से चाह रही थी लगातार कि 42 सीटों पर हम चुनाव मैदान में उतरें, यानी 2015 का जो विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला था या फिर 2019 और 2014 का जो लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला था, उसी आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए एनडीए के भीतर। इसलिए ज़्यादा सीटों की डिमांड अगर कहें तो 42 सीटों की डिमांड कर रही थी, जो उसका अपना कहना था, एलजेपी के सूत्रों का कहना था कि हमारा एक तरह से इतना हक बनता है। लेकिन जिस तरह से जेडीयू की एंट्री हुई है 2017 में, उसके बाद एनडीए के भीतर का समीकरण एक तरह से पूरी तरह से बदल गया है। नीतीश कुमार के आने के बाद एनडीए का समीकरण बदला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला 17 सीटों पर बीजेपी जेडीयू चुनाव मैदान में थी, एलजेपी 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव में मैदान में थी, उसे 1 राज्यसभा की सीट दी गई थी। लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी की तरफ से कम सीटें ऑफर की जा रही हैं एलजेपी को। ये एलजेपी को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। एलजेपी के और भी कुछ कंसर्न है। लोक जनशक्ति पार्टी चाहती है कि प्रॉपर तरीके से एनडीए के भीतर उसे वो महत्व मिले जो अब तक नहीं मिलता रहा है, यानी नीतीश कुमार और के नेतृत्व में जो आगे भी अगर सरकार बनती है तो उस दौरान भी एलजेपी की बात सुनी जाए, लोक जनशक्ति पार्टी को महत्व मिले जो कि एनडीए के पार्टनर को मिलना चाहिए। तमाम ऐसे इश्यूज है जिसको लेकर के एलजेपी काफ़ी शुरू से ही नाराज रही है नीतीश कुमार को लेकर के, उनके रुख को लेकर के, और उसको लगातार उठाती रही है पिछले 6 महीनों में। कहावत फिर वो सामने आती है, गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुल्ले से परहेज है। दिवाकर, हमें जरा ये बताइए, कहावत यहां बिल्कुल फिट बैठती है। एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे, चुनाव अलग लड़ेंगे, एक को कुछ नहीं कहेंगे और दूसरे पर असर पड़ेगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। बिल्कुल, आज जब संसदीय बोर्ड की बैठक होगी लोजपा की शाम को, तो इस बात पर भी नजर रहेगी दूसरी तरफ जो जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है और उनके बीच जो समझौते हो रहे हैं। अगर एलजेपी यहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व के खिलाफ चुनाव लड़ती है और केंद्र में सत्ता साझेदारी करती है तो इसको लेकर जेडीयू बीजेपी से स्थिति साफ करने को लेकर कहेगी। तो ऐसी स्थिति में देखना है कि बीजेपी का रुख क्या होगा। बीजेपी अगर मनपसंद सीटें नहीं दिला पाई लोजपा को और लोजपा बाहर जा रही है तो फिर ये सवाल बीजेपी पर ही खड़े होंगे। और जिस तरीके से चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट करेंगे बीजेपी के, तो ये संबंध बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। हालांकि जब चिराग पासवान ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो उन्हें इस बात का भरोसा है कि जो पारंपरिक तौर पे औसतन उनको 5 से 6% वोटें मिलती रही है और इन पारंपरिक वोटर्स और इन वोटों के साथ वो हमेशा से अपना प्रेजेंस दिखाते रहे हैं बिहार की सियासत में। उन्हें ये भी भरोसा है कि सरकार विरोधी जो उनका किरदार उभरा, फरवरी से उन्होंने लगातार विरोध करना शुरू किया नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का और खास तौर पे नीतीश कुमार के नेतृत्व पर, तो जो सत्ता विरोधी वोट है वो भी उनकी तरफ खिसकेगा। तो उन्होंने एक कैलकुलेशन रखा है कि 12 से 15% वोट बैंक के साथ वो अपना मौजूदगी दर्ज कराएंगे। अब देखना होगा कि एक तरफ चिराग पासवान 143 सीटों पर लड़ रहे हैं, कई बातें इस बार बिल्कुल दिवाकर, पब्लिक अपीयरेंस तो बाद में होगा लेकिन यहां जेडीयू मुखर होकर सामने जरूर आएगी। आप और लगातार हमारे साथ बने रहिए, जरा हम एक पूरी श्रृंखला चलाते हैं कि अब तक चिराग पासवान के रुख को किस तरीके से समझा जाए। पहले उनके रुख को जरा हम स्क्रीन पर लाकर रखते हैं। बयान पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ऐसे बयान गठबंधन धर्म की मर्यादा के प्रतिकूल है। इसलिए इस तरह के बयानों से कोई नीतीश कुमार जी को की छवि को आहत करना चाहेगा, ये बेहद मुश्किल है और असंभव है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थिति है जो गठबंधन के अंदर शामिल अन्य दलों को भी इस परिस्थिति का संज्ञान जरूर लेना चाहिए। ये अच्छी स्थिति नहीं है और ये लगातार बयान आ रहा है। निश्चित रूप से एलजेपी के साथ आज से कल तक हल निकल जाएगा। एलजेपी की आज संसदीय बोर्ड की बैठक है,
मुझे लगता है उससे पहले कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और हम एनडीए को एकजुट रखने में कामयाब होंगे। चिराग पासवान जी ने बहुत देर कर दी, उनको जल्द से जल्द फैसला लेना था। अगर आज वो कोई फैसला नहीं लेते हैं तो जनता कंफ्यूज हो रही है। उनको ये लग रहा है कि चिराग पासवान जी सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं सीटों के लिए। इसलिए चिराग पासवान जी को सोचना है कि इस एनडीए की डूबती नैया पर सवार होना है, ये बिहार के भविष्य को बचाना है। चिराग पासवान ने जो सवाल उठाया है वो बिल्कुल सही सवाल उठाया है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत देर कर दी सवाल उठाने के लिए। चिराग जी ने जो भी सवाल उठाए नीतीश जी के ऊपर, वो हम लोग पिछले 3 वर्षों से उठा रहे हैं। चलिए, सवाल जो अभी उठाए जा रहे हैं बड़े ही मार्मिक और कह सकते हैं भावनात्मक तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, जो विरोधी दल हैं, जो दूसरी तरफ बैठ के मजे ले रहे हैं। लेकिन इस पर सवाल बिल्कुल जायज है। अब बात अगर हम बीजेपी और जेडीयू की कर लें तो बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे में नंबर का मसला उतना गंभीर नहीं जितना कि पसंद सीटों का हो गया है। सूत्रों की खबर जो है उसके मुताबिक जेडीयू ने बीजेपी की पारंपरिक सीटों पर दावा ठोककर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जो खबर है उसके मुताबिक जेडीयू ने बीजेपी की पारंपरिक और कई शहरी सीटों पर दावा ठोक दिया है। जो खबर है उसके मुताबिक जेडीयू दीघा, बाढ़, बक्सर, सासाराम, भभुआ, संदेश, आगियाओं, संदेश, पालीगंज और अस्थावा विधानसभा सीट समेत कई सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। तो कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए जेडीयू ने बीजेपी की सीटों पर दावा ठोका। और इसके अलावा हाल के दिनों में जेडीयू ने आरजेडी के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया और उन्हें जेडीयू ने टिकट का भरोसा दिया है। जेडीयू की यह जिद भी मामले को गंभीर बना रही है। और इसके अलावा 2015 में बीजेपी और जेडीयू की जीती कुछ ऐसी सीटें भी मुश्किलें बढ़ा रही हैं जो पहले जेडीयू की होती थी लेकिन वहां बीजेपी जीती, या जो बीजेपी की होती थी और वहां जेडीयू जीता। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी और जेडीयू के बीच पसंद की सीटों पर पेच फंसा हुआ है अभी भी। तो चलिए फिर एक बार दिवाकर से जुड़ते हैं। दिवाकर, मुश्किल तो बढ़ गई है और आपने एक बात बड़े पते की कही कि इतनी सब सारी चीजें दिमाग लगा रहे हैं चिराग पासवान, तो क्या नीतीश कुमार जो बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं वो चुप बैठेंगे? वो बात नहीं करेंगे बीजेपी से कि साहब आप तो कह रहे हैं कि गठबंधन एक है, गठबंधन एक है, आपको कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी नीतीश कुमार इस गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के प्रमुख चेहरे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और बीजेपी कई बार कई मंचों से ये बात कह चुकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अमित शाह ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। जेपी नड्डा कह चुके हैं। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के काम की तारीफ की। तो अब नीतीश कुमार की बातों को नज़रअंदाज करना बीजेपी के लिए भी मुश्किलों भरा हो सकता है। और यही बातें हैं कि इतनी उलझनों में ये गठबंधन रहा चिराग पासवान के रवैये की वजह से। चिराग पासवान ने जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट की बात की और उन्होंने कहा कि इसको मैनिफेस्टो में शामिल किया जाना चाहिए, और लगातार एक के बाद एक बयान देते रहे और बयानों की फहरिस्त इतनी लंबी हो गई कि जेडीयू की नाराजगी रही। और जेडीयू, चलिए दिवाकर, अमितेश, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इतना इंतजार कर लिया तो आज शाम का भी इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं क्या फाइनल होता है और किसे बचाने और किसको लपेट लेने की तैयारी चलती है। चलिए, इधर एनडीए में सीटों की स्थिति साफ नहीं है, लेकिन महागठबंधन के नेता सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स कर चुके हैं। महागठबंधन के जो नेता हैं वो सीट शेयरिंग का आज ऐलान कर देंगे और आज शाम पार्टी के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सीटों की घोषणा होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने एमएलसी पद के लिए दरभंगा शिक्षक क्षेत्र से आज नामांकन करना है। मदन मोहन झा की जगह कांग्रेस से सदानंद सिंह रहेंगे जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इधर सीट बंटवारे पर माथापच्ची के बाद आखिरकार महागठबंधन में सीट शेयरिंग की बात फाइनल हो गई। सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि पार्टियों में सीट का बंटवारा हो चुका है। आरजेडी को 134 से 136 सीटें, जबकि कांग्रेस 68 सीटों पर, वहीं लेफ्ट पार्टियों को 29 सीटें मिली हैं जिनमें 19 सीट सीपीआई एमएल को मिली, जबकि सीपीआई और सीपीआईएम को 10 सीटें, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 10 से 12 सीटें मिलेंगी और यह सीट आरजेडी अपने कोटे से देगा।
और बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार में 27 लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक। बड़ी खबर, बिहार में 27 लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। निर्वाचन आयोग ने रोक लगाई है। पिछले चुनाव के खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है, कारण नहीं बताया जा रहा है। 27 उम्मीदवार 17 विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं। 3 साल तक, जो खबर है, 3 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें 27 लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। पुराना हिसाब किताब मांगा गया था, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। निर्वाचन आयोग ने रोक लगाई है, ये कहते हुए कि पिछले चुनाव के खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। और 17 विधानसभा क्षेत्रों से ये 27 उम्मीदवार आते हैं, जिन पर 3 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए दूसरी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। अररिया से खबर है, जहां एक ऐसा गांव है जहां लोग पुल बनाने का विरोध कर रहे हैं। पुल निर्माण के लिए इसी साल फरवरी में शिलान्यास हुआ, लेकिन लोगों का कहना है कि पुल बना तो मुश्किलें घटने की जगह बढ़ सकती हैं। चुनावी मौसम में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। अभी हम अररिया के बसंतपुर इलाके में हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुछ महीने पहले यहाँ पर पुल का जो है शिलान्यास किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि यह जो यहाँ पर जो इलाका है पूरा परमान नदी की उफान में इस इलाके में पूरा बाढ़ आया हुआ है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो शिलान्यास किया गया था फरवरी के महीने में, अभी तक जो है यहाँ पर पुल निर्माण नहीं हुआ है। और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो केला का जो बेरा होता है, स्थानीय लोग जो है इसे बेरा कहते हैं, नाव की तरह उपयोग करते हैं और जुगारू नाव की तरह उपयोग करते हैं। यहाँ पर ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं कि पुल का निर्माण जो नहीं हुआ है, कितनी परेशानी होती है, बताइए। नहीं, तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन हम लोगों का राय और मशवरा ये है कि यहाँ पुल नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर पुल बन जाए तो हम लोगों ये महल्ला वाला हर बार अगर थोड़ी बारिश हो तो मौसम में तकलीफ उठाएंगे, इसलिए पानी पास करेगा। जाहिर है पानी पास करेगा, हमारे घर के मिट्टी कटेंगे, उससे घर के मिट्टी करेंगे। अभी जो पुल पड़ जाएगा तो पुल ऊंचा हो जाएगा और पश्चिम तरफ जो रोड है, हम लोगों को जो खरीद करके रोड पर चाहे हैं तो वो रोड नहीं बनेगा, तो हम लोग किधर से निकलेंगे और रोड पर चढ़ेंगे। ग्रामीणों ने साफ तौर पर बतलाया है कि शिलान्यास तो कर दिया गया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यदि यहाँ पर पुल बन जाता है तो बाढ़ की समस्या और भी विकराल हो जाएगी। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को संपन्न करवाने में थाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन महानंदा के महाप्रलय के बीच कटिहार जिले के कई इलाकों के साथ प्राणपुर थाना परिसर जलमग्न है। ऐसे में प्राणपुर थाने पर ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभीषिका के बीच ये कटिहार प्राणपुर जौनिया की तस्वीर है। लोग जब नाव नहीं मिला तो नाद के सहारे ही अब घर तक की सफर पूरा कर रहे हैं। क्या परेशानी है, आइए लोगों से बात करते हैं। क्या परेशानी? बहुत परेशानी है, लहान नहीं है, वो को विस्तार नहीं है, आने में यहाँ दिक्कत हो रहा है और खाने नहीं मिलता है। कितना दिन से ऐसे सफर करना पड़ रहा है? 1 महीना हो गया। कौन सी है, इससे कौन चीज से सफर कर रहे हैं? ये सीमेंट के लहा है, ओखरी आंजन में करते हैं। तो डर नहीं लगता बच्चा? नहीं, बच्चा लोग दौड़ने लगता है, आंजन करवे करता है। पानी है तो हिम्मत बांध लिया है। तो बीमार होने से कैसे? अब बीमार पड़ जाएगा, डॉक्टर कहाँ मिलेगा, वो सिस्टम नहीं है। क्या नाम है? अंसुर आलम है। तो जैसे कि देख रहे हैं, लोग बता रहे हैं कोई उपाय नहीं है। लोग चाहते हैं कि नाव की व्यवस्था हो, लेकिन उपाय नहीं रहने के कारण इसी तरह जान जोखिम में डालकर हर रोज सफर पूरा करना पड़ता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और बड़ी खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल कारोबार में एक के बाद एक निवेशों की झड़ी लग गई है। सिंगापुर सॉवरेन वेल्थ फंड GIC और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म TPG कैपिटल ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में $1 अरब निवेश करने जा रही है। GIC 55.12 अरब रुपए निवेश करेगी और इसके बदले उसे RRVL में 1.22% हिस्सेदारी मिलेगी। दूसरी तरफ TPG 18.38 अरब रुपए निवेश करेगी और इसके बदले में कंपनी को RRVL में 0.41% हिस्सेदारी मिलेगी। इन सौदों के लिए RRVL की प्री मनी इक्विटी वैल्यू 4.285 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है।
टीपीजी का रिलायंस में यह दूसरा निवेश है। इससे पहले उसने जियो प्लेटफॉर्म में 4,546.8 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की थी।